हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, वो उसके क्वेश्चंस हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके लास्ट के टॉपिक देखे थे। अब हम इसके जो आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। यानी कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं की अगर हम दूरी को आधा कर दें यानी हाफ कर दें तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा या क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है जो आपका फोर्स होता है बराबर होता है G(m)(m)/r²। हम ये जानते हैं, जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे हम ये जानते हैं कि आपका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है यानी बल का जो फॉर्मूला होता है G(m)(m)/r²। यहाँ पे जो आपका कैपिटल M होता है वो आपका अर्थ यानी पृथ्वी के द्रव्यमान को दर्शाता है। जो आपका स्मॉल m है वो वस्तु के द्रव्यमान यानी जिस वस्तु के साथ आप ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण बल को ले रहे हैं उस वस्तु का आपको मास स्मॉल m दर्शाता है। और r क्या होता है, अर्थ यानी पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में जो दूरी है उसे दर्शाता है। यानी कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु है, ठीक है। ये आपका क्या है, पृथ्वी है, इसका हमने मास ले लिया कैपिटल M। और आपके पास एक और वस्तु है, कोई वस्तु है A, इसका मास क्या है, स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक है, r डिस्टेंस है यानी दूरी है। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम इन दोनों के जो बीच की दूरी है इसे आधा कर दे तो फोर्स यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, उस पे फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हमने पढ़ा था उसमें हमने इस फॉर्मूले को देखा था। तो अगर हम r को आधा कर दे यानी r/2 कर दे तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी F गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, बराबर हो जाएगा G(m) यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m यानी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, जिस वस्तु से जिस ऑब्जेक्ट से आप मान रहे हैं, ठीक है, और r/2 यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो r/2 हो गई है, मतलब हाफ हो गई है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारी हाफ हो गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा r/2 का स्क्वायर, यानी F बराबर G(m)(m)/r²/4। यानी कि जो आपके पास फोर्स आएगा, ठीक है, वो बराबर आएगा 4 टाइम्स G(m)(m)/r² के। और आप जानते हैं G(m)(m)/r² आपका फोर्स होता है, यानी जो फोर्स होगा वो 4 टाइम यानी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा पहले जो नॉर्मल फोर्स है उससे। यानी जब आप जो आपकी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी अगर आप आधी कर देते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो 4 गुना हो जाए। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जानते हैं कि जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका इस तरीके से बदलेगा। तो जो आपका इसमें, तो यानी कि जब आप
आधा कर देंगे डिस्टेंस को, जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसे हाफ कर दें यानी आधा कर दें, तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है, जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 4 गुना हो जाए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी वस्तुओं पे, ठीक है, सभी वस्तुओं पे उनके द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार लगता है, ठीक है, किसके प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो आपको ये बताना है कि तो फिर आपके जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं यानी भारी वस्तु वो जल्दी क्यों नहीं आती है हल्की वस्तुओं से, यानी सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं आती। तो इसको समझने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है G इक्वल्स टू Gm/r। तो हम ये जानते हैं ये हमारा कैसे आया, पहले हम वो देख लेते हैं कि हमने इस फॉर्मूले को किस तरीके से निकाला। आप जानते हैं जो आपका F होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है बराबर होता है Gm/m/r², ठीक है। तो फोर्स लग रहा है, फोर्स यानी बल जो है, बल किसी वस्तु पे लग रहा है, ठीक है, दूसरी वस्तु की वजह से, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आप जान। अब फोर्स की वैल्यू, फोर्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं mg, ठीक है, आपका जो फोर्स है फोर्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं mg। m किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की का जो द्रव्यमान है वो होता है, और आप जानते हैं कैपिटल M जो होता है वो आपकी पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और R आपका दोनों वस्तुओं के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो R से हम दिखलाते हैं, और F क्या है आपका बल है, यानी इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आपका mg बराबर हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m/r², और आप जानते हैं m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास G बराबर Gm/r²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा उसकी वैल्यू G बराबर Gm/r², ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू आई है उसका फॉर्मूला इस तरीके से आप निकाल। तो जब आपके पास इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया तो आपको ये पता चला इस फॉर्मूले से कि जो आपका G है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ निकाला जो आपका G है यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये पृथ्वी के मास यानी जो आपके अर्थ का मास है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, ये दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी दूरी, वो दोनों कितनी दूरी पे है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये किसी वस्तु के, ठीक है, जब हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जिस वस्तु को हम ले रहे हैं उसके द्रव्यमान पे ये जो है डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस कारण जब आपकी दो वस्तुएं, जब हम उसे ग्रेविटेशन फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल में उसे छोड़ेंगे या फेंकेंगे तो फिर क्या होगा, जो वो वस्तुएं हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब वो पृथ्वी की तरफ जाएंगी, ठीक है, जब वो पृथ्वी की तरफ आएंगी तो वो तेजी या धीरे से जब जो आना है उसका, वो उसके मास या द्रव्यमान पर द्रव्यमान के अनुसार वो नहीं आएंगी, यानी हल्की वस्तुएं देर से नहीं आएंगी और जो आपकी हैवी या फिर भारी वस्तुएं हैं वो आपकी, मतलब जैसे भारी वस्तुएं हैं वो जल्दी से नहीं आएंगी और हल्की वस्तुएं जो है वो देर से नहीं आएंगी, यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है या जी जिसे हम कह रहे हैं, या जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, वो आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है उसके द्रव्यमान पर
नहीं डिपेंड कर रहा है। इसी कारण आपकी जो पृथ्वी पे की तरफ जो बल लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे, वो उसके द्रव्यमान पे या फिर उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी कारण इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड with constant acceleration called acceleration due to gravity. It is constant and independent of mass of object. Hence, heavy object do not fall faster than light object. यानी जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जब वो पृथ्वी की तरफ गिरती हैं तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो एक कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है, और ये उस वस्तु की द्रव्यमान पर यानी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस वस्तु के द्रव्यमान पर वो डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो आपकी भारी ऑब्जेक्ट है यानी जो भारी वस्तुएं होती हैं वो जल्दी नहीं गिरती है हल्की वस्तु, ठीक है, यानी कि हम जानते हैं G बराबर gm/r² होता है। अतः गुरुत्वीय त्वरण मान स्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है यानी कांस्टेंट होता है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती, दोनों समान रूप से ही गिरती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी हम किसी भारी और हल्की वस्तुओं को एक साथ गिराएंगे तो दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पे आएंगी, क्योंकि जो G है, G का जो मान है वो उन वस्तुओं के मास यानी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। इस कारण दोनों वस्तुएं एक ही समय पे पृथ्वी पे आएंगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। यानी आपको बताना है जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वीय त्वरण है, आपको बताना है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किसके बीच में, अर्थ यानी पृथ्वी और एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, अर्थ का मास यानी पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया गया है, और जो आपकी पृथ्वी है उसका आपको रेडियस दिया गया है यानी त्रिज्या दी गई, यानी पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है और आपको पृथ्वी की त्रिज्या दी गई। तो सबसे पहले हम सारी की सारी जो भी हमें जानकारी दी गई है उन्हें हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको ऑब्जेक्ट यानी स्मॉल m दिया गया है, ऑब्जेक्ट का मास यानी वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 1 किलोग्राम। दूसरा आपको पृथ्वी का मास यानी कैपिटल M दिया गया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और आपको R की वैल्यू दी गई है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कोई बता सकता है, किसी को पता है तो हाथ उठाइए। इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है यानी गुरुत्वीय बल निकालना है। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, कोई जानता है? तो जो आपका इसमें फॉर्मूला लगेगा वो आपका ये लगेगा, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², ठीक है। तो आप सब इन सब चीजों की वैल्यू रख देंगे। आपकी m की वैल्यू
आपकी आर की जो वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो आप जब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, आप फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख देंगे इस तरीके से, और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी फोर्स की वैल्यू आएगी 9.8 न्यूटन। तो यानी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, यानी जो आपके पास गुरुत्वीय बल या आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा, उसकी वैल्यू 9.8 न्यूटन आएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे या सॉल्व करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशन। यानी एक पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी आपके गुरुत्वाकर्षण बल से वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which moon attract the earth? Why? तो आपसे ये पूछा गया है कि जो पृथ्वी है वो जिस बल से मून को अपनी तरफ यानी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्या चंद्रमा भी उसी बल से पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है? यानी पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों। तो आपको ये बताना है कि जो आपकी जिस बल से जो आपकी पृथ्वी है वो चंद्रमा को आकर्षित कर रही है, तो क्या चंद्रमा भी उसी बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है या उससे ज्यादा बल से करता है या उससे कम बल से करता है, और आपको बताना है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आप जानते हैं कि जो आपका मून होता है, चंद्रमा होता है, वो छोटा है पृथ्वी से, यानी उसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो कम है पृथ्वी के द्रव्यमान से। ठीक है, और आप ये जानते हैं जब हम फोर्स की बात करते हैं तो जो आपका फोर्स यानी बल होता है वो द्रव्यमान के ऊपर यानी मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हमने चैप्टर्स पढ़ा था, चैप्टर समझा था, तो हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी वस्तु को, जैसे कि हमने एक सेब के गिरने का एग्जाम्पल देखा था, जब एक सेब पृथ्वी की तरफ गिरता है तो हमें ऐसा लगता है कि सेब पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, यानी पृथ्वी ने सेब को अपनी तरफ आकर्षित किया, एक बल उस पे लगाया जिस कारण वो गिरा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सेब भी पृथ्वी की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है। लेकिन जो फोर्स या बल सेब पृथ्वी की तरफ लगाता है वो बहुत कम होता है, किसके कंपैरिजन में, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल से। इसी कारण जो आपका सेब होता है वो पृथ्वी पे गिरता हुआ आपको दिखता है, यानी दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, लेकिन जो पृथ्वी थी वो बड़ी थी, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी जो उसका बल था, जो उसने अपनी तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल लगाया वो ज्यादा था। ठीक है, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेब से, क्योंकि सेब का मास कम है। इस कारण हमें ये अपीयरेंस हुई, ये लगा कि सेब क्या है, नीचे गिर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारा इसका आंसर भी आएगा, यानी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन the force of attraction between two objects is the same but acts in opposite direction। यानी जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो उसके हिसाब से दो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती। और अगर हम न्यूटन का जो तीसरा
नियम है, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, सेम फोर्स से करेगी। ठीक है, तो फिर जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों वस्तुओं के बीच में वो सेम होगा, लेकिन कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, ऑपोजिट होगा यानी विपरीत दिशा में होगा लेकिन बराबर होगा। ठीक है, दस अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स एज मून अट्रैक्ट अर्थ बट फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जो अट्रैक्शन है दोनों पे होगा, इक्वल क्वांटिटी पे होगा, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में होंगे यानी ऑपोजिट दिशा में होंगे। तो इस कारण जो आपका बल है या फिर फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है वो दोनों पे बराबर लगेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब मैंने सेब का आपको एग्जांपल दिया तो सेब का क्या है, मास कम है, तो जिस कारण, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसी कारण आपको सेब पृथ्वी की तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया क्योंकि वो हल्का है। तो इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मून है और जो अर्थ है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेम फोर्स है लेकिन विपरीत दिशा में वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट। इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, यानी जब पृथ्वी, जो मून है, ठीक है, चंद्रमा है, जब पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। ठीक है, यानी जैसे कि मैंने कहा कि जो है जैसे जब चंद्रमा पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे हमें लगता है कि चंद्रमा पृथ्वी को अट्रैक्ट करे तो पृथ्वी भी चंद्रमा को अट्रैक्ट करिए, दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। कि अगर जो चंद्रमा है, ठीक है, जो पृथ्वी है, चंद्रमा को जब चंद्रमा है वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो हमें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि जो आपकी पृथ्वी है वो चंद्रमा की तरफ जा रही है या गति कर रही है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो अर्थ और मून है ये बराबर गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते। तो जब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करें, हम जानते हैं F बराबर ma होता है, तो इससे अगर हम एक्सेलरेशन निकालें यानी a की वैल्यू निकालें तो बराबर होती है F इंटू m। तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण, जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर आया आपका फोर्स यानी बल इंटू m यानी मास यानी द्रव्यमान। For a certain force, acceleration is inversely proportional to mass of an object, यानी किसी फोर्स के लिए, ठीक है, कुछ जो बल है उसके लिए आप जानते हैं एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है, ऑब्जेक्ट के मास यानी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका जो ए है वो आपका जो आपका फोर्स है ए है वो आपका F इंटू एम आएगा, यानी जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है किससे, आपके चंद्रमा के द्रव्यमान से। ठीक है, चंद्रमा के द्रव्यमान से पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, मास ज्यादा है। तो इस कारण hence the acceleration experienced by earth due to gravitational pull of the moon is very small when compared to the experience by moon due to earth, यानी जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, जो पृथ्वी यानी जो आपकी पृथ्वी है वो जो एक्सपीरियंस करती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जो कि चंद्रमा से उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है when compared to experience by moon due to earth, यानी अगर हम उसे कंपेयर करें चंद्रमा पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाता है वो क्या होता है, कम होता है। That is why the earth does not move towards the moon, यानी इसी कारण जो आपकी पृथ्वी है
अर्थ है वो मून यानी चंद्रमा की तरफ आपको जाती हुई नहीं दिखती है या गतिशील नहीं दिखती है, क्योंकि जो आपका मून है उसका द्रव्यमान कम है और आपका जो सन है यानी जो आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, उसका द्रव्यमान यानी मास ज्यादा है। ठीक है, इस कारण जो एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाएगा मून पे, वो आपको ज्यादा दिखेगा क्योंकि उसका मास कम है। इसी का क्योंकि A बराबर है F/m, इससे ज्ञात है कि त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, इसलिए इस स्थिति में त्वरण लगभग नगण्य होता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। What happens to the force between two objects? आपको बताना है कि दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसमें क्या होगा यदि पहला है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान अगर दोगुना कर दिया जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे ग्रेविटेशनल लॉ से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, आपका F बराबर होता है किसके? G(m)(m)/r²। तो आपसे ये कहा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का जो द्रव्यमान है उसे अगर दोगुना कर दिया जाए तो हमने क्या किया, इस वस्तु का द्रव्यमान डबल कर दिया यानी दोगुना कर दिया, यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू 2m आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू 2m आ जाएगी। तो यानी ये हो जाएगा इस तरीके, 2 आप बाहर ले लेंगे, G(m)(m)/r²। ठीक है, तो यानी जो फोर्स है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप एक वस्तु, दोनों वस्तुओं में से अगर आप किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देंगे तो फिर जो फोर्स लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों वस्तुओं के बीच में, वो डबल या दोगुना हो जाए। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, जैसे मैंने आपको बताया, F बराबर होता है G(M)(m) G(M)(m)/r² के। तो आपका जो F है यानी फोर्स है, जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो द्रव्यमान है उनके गुणांक के। ठीक है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m(m). ठीक है, जहां आपको पता है कि ये तो क्या है, मास है, यानी द्रव्यमान है दोनों वस्तुओं की, जिन दोनों वस्तुओं के बीच में फोर्स या बल लग रहा है उनका द्रव्यमान M और m है। अगर हम इन दोनों में से, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु का मास दोगुना कर दें यानी डबल कर दें, तो क्या होगा, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो आपका F होगा, फोर्स होगा, वो बदलेगा और कितना बदलेगा, डबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से आपका अगर एक वस्तु का आप द्रव्यमान दुगना कर दो तो आपका जो फोर्स होगा यानी जो आपका बल होगा वो कैसा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसी तरीके से चूंकि F बराबर आपको होता है G(m)(m)/r², तो आपने मास एक 2m ले लिया तो आपका F हो जाएगा ट्वाइस ऑफ G(m)(m)/r, यानी जो आपका फोर्स हो जाएगा वो ट्वाइस F हो जाएगा। यानी कि आपका जो, अगर आप वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दें तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल, यानी पहला आपसे पूछा गया है कि अगर आप जो आपकी वस्तु है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है उसे अगर आप दोगुना कर दें तो क्या होगा, फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, यानी बल में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आप दूरी को ट्रिपल कर दें यानी 3 गुना कर दें तो फिर फोर्स यानी बल पे क्या असर आएगा या क्या प्रभाव आएगा। तो पहले मैं इसको आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं G बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो पहले केस की जब हम बात करते हैं यानी आपकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, उससे क्या कर दिया, डबल कर दिया यानी 2 गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, और ट्रिपल यानी 3 गुना। तो फिर जब हम पहले केस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया यानी r की जगह आपका 2r आ जाएगा। तो आपका जो फोर्स हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा जी एम एम अपॉन 2r, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो फोर्स हो जाएगा 1/4 जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी जो फोर्स हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा यानी 1/4 आपका फोर्स हो जाएगा अगर आप दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को डबल यानी 2 गुना कर दें। वहीं जो आपका सेकेंड पार्ट है यानी जहां पे तिगुने की बात की गई है, अगर हम r की वैल्यू को 3r कर दें तो आपका जो फोर्स है, ठीक है, वो हो जाएगा जी एम एम अपॉन 3r का स्क्वायर यानी जी एम एम अपॉन 9r स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 1/9 जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं फोर्स बराबर आ जाएगा 1/9 1/9, ठीक है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सेकेंड केस में जो आपका फोर्स होगा वो 1/9 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो जो इसका आंसर है वो ये है, F is inversely proportional to the square of the distance between the object, यानी जो आपका फोर्स होता है, बल जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समानुपाती होता है किसके, डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, यानी जो दूरी का स्क्वायर है, दूरी का वर्ग है, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। If the distance between the object is doubled, then gravitational force became 1/4, यानी जैसे हमने अभी निकाला कि अगर हम दूरी को दुगना कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम दूरी को ट्रिपल्ड कर दें यानी 3 गुना कर दें तो क्या होगा, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका 1/9 या 1/9 हो जाए। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। जैसे मैंने आपको समझाया, आपको इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, यानी पहले आपको दोनों जो क्वांटिटीज है जो मैंने डिराइव करके दिखाया इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और फिर आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहा गया है, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, यानी जो आपके दोनों वस्तुएं हैं उनके अगर द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो जो आपका बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आप जानते हैं F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। इस केस में हमने दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना करना है, यानी कैपिटल एम भी 2 कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है, और स्मॉल एम भी 2 स्मॉल एम हो जाएगा, यानी F बराबर आपका G 2m अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी F बराबर 4G
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो फोर्स होगा जब हम मास को या द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स होगा यानी जो आपका बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे पहले सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो फोर्स है, बल है, आप जानते हैं ये समानुपाती होता है किसके, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमान के गुणांक के समानुपाती है। यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। इफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, अगर हम दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना करते हैं, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम्स। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। किसका, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, वास्तविक जो इसकी वैल्यू है उसका। ठीक है, तो जैसे हमने अभी सॉल्व किया इसी तरीके से आप पहले से सॉल्व करेंगे और फिर आप अपना आंसर लिखें। यानी अतः आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने जो इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के जो महत्व है वो हमने समझे थे कि किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ये हमने समझा था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो नियम है, ठीक है, सार्वत्रिक नियम है, वो आपको ये कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु, ठीक है, दूसरी वस्तु को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाइंड्स अस टू द अर्थ। तो जो आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी की वजह से हम पृथ्वी के ऊपर खड़े रहते हैं या पृथ्वी से हम जुड़े हैं। It is the cause for the motion of the moon around the earth and planet around the sun. तो यही वो कारण है जिसके कारण जो है मून यानी चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ घूमता है और जो प्लैनेट्स है यानी ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। It results in the formation of tides due to moon and sun. तो इसी की वजह से जो आपके टाइड्स है, ज्वार भाटा है, ठीक है, टाइड्स है वो आते हैं। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको समझाने में मदद करता है कि किस तरीके से चंद्रमा और सूर्य की वजह से टाइड्स यानी ज्वार भाटा आते हैं। हाई टाइड्स अकर एट द साइड वेयर द मून पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी ऊंचे ज्वार भाटा होते हैं कहाँ पे, जिस साइड से चंद्रमा जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है उस तरफ। यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व निम्नलिखित हैं। इस नियम के माध्यम से हम पृथ्वी, सूर्य आदि का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम का प्रयोग करके ग्रहों और अन्य पिंडों के बीच की दूरी पता लगाई जा सकती है। ठीक है, इसी बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। इस नियम से चंद्रमा तथा सूर्य के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से समझा जाए। यानी जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी
गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम जो है, उसी के कारण हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, और जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। किस तरीके से ज्वार भाटा आते हैं, जो हमारे समुद्र में ज्वार भाटा यानी टाइड्स आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम पृथ्वी से जुड़े हैं, ये सब हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम है, ये हमें समझाता। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, लर्न करना है, और कल नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। आगे की क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।